हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक की व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम आपको बताना चाहेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका है और आज हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल कराएंगे। तो इकाई 1 जो है वो केवल 5 अंकों की है, जिसमें 4 अंक का एक प्रश्न आ रहा है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल एक आ रहा है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि विद्यार्थियों को कहीं कोई दिक्कत जा रही है तो वो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। प्रश्नों को हल कराने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तरों को हमने विभिन्न किताबों से सरल भाषा में निकाला है, तो स्टूडेंटों को इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। तो पहला पॉइंट है इसका, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को निश्चित करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो या पिछड़ी हो, साधन लोगों के पास सीमित होते हैं, जिसे संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है, उत्पादन का ढंग क्या होगा। तो वस्तुओं के उत्पादन करने के अनेक ढंग होते हैं, इसलिए किन रीतियों द्वारा उत्पादन किया जाए ये निर्णय होना आवश्यक होता है। तीसरा है, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। तो अर्थव्यवस्था की एक समस्या उत्पादन के वितरण की होती है, अर्थात उत्पादित वस्तुएं किस प्रकार उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी, इसके विषय में बताया जाता है। अगला पॉइंट है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष आर्थिक विकास की समस्या होती है, जिससे वह अधिक ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त कर सके। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो इसका आंसर है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्र सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं की योजना बनाती है। इसमें उपभोक्ता बाधित होती है, अर्थात उपभोक्ता के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है। इसमें जो उत्पादन होता है वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का जो निर्धारण होता है वो बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। उपभोक्ता का क्रय विक्रय में होता है और इसमें उपभोक्ताओं का प्रभुत्व होता है, अर्थात वस्तुएं वैसी ही बनाई जाती है जिससे जो उपभोक्ता को पसंद हो। इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, समाज कल्याण के उद्देश्य से ये कार्य नहीं करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर समझाइए। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्र सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है, अर्थात केंद्र सरकार ही से चलाती है। और बाजार अर्थव्यवस्था में सभी जो आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है वो बाजार की स्थितियों के अनुसार ही होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है, अर्थात इसमें उपभोक्ता की नहीं चलती है और इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, अर्थात उपभोक्ता की पसंद के अनुसार वस्तुएं बनाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है और इसमें जो उत्पादन होता है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है और इसमें जो उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। पांचवा प्रश्न है, सकारात्मक तथा आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर बतलाइए। तो पहला पॉइंट है, आशय, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं की अच्छाई बुराई अनुकूलता प्रतिकूलता का विश्लेषण करती है और सामाजिक आर्थिक समस्या की वास्तविकता स्थिति किस प्रकार काम करती है उसको व्यक्त करता है। अर्थात आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र होता है वो अच्छाई बुराई का विश्लेषण करती है, अर्थात खोजबीन करती है, उसके विषय में बताती है। और सकारात्मक अर्थशास्त्र केवल उसकी अच्छाई बुराई को बताती है, उसका विश्लेषण नहीं करती। दूसरा पॉइंट है, कारण। यह अर्थशास्त्र कारण एवं परिणाम का विश्लेषण करती है और यह केवल परिणाम को व्यक्त करती है, अर्थात परिणाम बताती है। सरोकार है तीसरा अंतर का आधार।
यह अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का विश्लेषण करके औचित्य के बारे में बताता है कि सही क्या है, जबकि इसका आशय, इसका सरोकार इस बात से नहीं होता है कि क्या होना चाहिए। अगला है तार्किक एवं भावुकता। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु तार्किक एवं भावुक होती है। भावुक मतलब भावनाओं पर होती है, और इधर जो है सकारात्मक अर्थशास्त्र, इसमें अर्थशास्त्र की तार्किक होती है, भावनाओं का इससे कोई संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में एक छोटे अंश का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करना अर्थात तोड़ने की प्रक्रिया रहती है। समष्टि अर्थशास्त्र का आधार जो है वो योग करने की, मतलब सबका संपूर्ण योग किया जाता है। अगला पॉइंट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत पर आधारित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय होता है वो राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का विश्लेषण करना होता है। इस इकाई का अंतिम क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के अंतर्गत पहला है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक, क्योंकि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों ही मिलकर संपूर्ण इकाइयों का निर्माण करती है, इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, अर्थात छोटी छोटी इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण इकाइयों का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र की में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक होती है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचे के अध्ययन में मदद मिलती है, अर्थात वस्तुओं की जो कीमत होती है उसे निर्धारित किया जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक समस्याओं के निर्माण में सहायक। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण नियम जैसे समसीमांत, उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि का निर्माण इसी के अंतर्गत किया जाता है। आज हमने इस इकाई के संपूर्ण को हल करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। आने वाले समय पे हम इसके आने वाली इकाई को हल कराएंगे और सरल भाषा में हल कराएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।